लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो ज़ाओ भाई की बजाय सोलिन को अपना लीडर मान लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम हमारे लीडर क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। हमारा ज़ाओ भाई ने तो अपनी पावर्स को वहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है। सोलिन भी वहाँ पर सभी का लीडर बन जाता है और सभी को उम्मीद देता है और उनको कहता है ठीक है हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और स्लॉट के सेप्टर को ढूंढ लेंगे। तो प्रिंस सोलिन वहाँ पर सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी वो ब्लैक स्वॉर्ड मुझे मिल जाएगी। ज़ाओ भाई के पास से ब्लैक स्वॉर्ड लेने के बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। तो इन लोगों के सामने यहाँ पर नाटक करने में कोई बुराई नहीं है, इन सभी का लीडर बनने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह मैं उस लड़के के ऊपर नजर रख पाऊंगा क्योंकि वो लड़का यहाँ पर अब मेरी बात मानेगा कि मैं इनका लीडर हूँ। तो इसी के साथ साइड के ऊपर देखता है तो मेरा ज़ाओ भाई हरियाणा को लेकर वहाँ से जा रहा था। वो कहता है तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो, चलो यहीं पर रुक जाओ। ज़ाओ भाई से कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जा सकते, इनका लीडर और जाओ जाकर इन सभी लोगों को संभालो। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है नहीं तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे अपना लीडर माना है तो उसका मतलब यह है कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर बाइंड करके रखूँ। हम सभी लोग मिलकर ही अपनी जान बचा सकते हैं और तुम सभी लोग अगर यहाँ से एक दूसरे की तरफ जाना शुरू कर दिया, सभी लोगों ने अपने आप जाना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे ये बताओ कि मेरे लीडर बनने का फायदा ही क्या है। ठीक है, सभी लोग भी हमारे ज़ाओ भाई और आन्या के ऊपर चिल्लाकर कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन सभी लोगों इन दोनों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हमारे लीडर प्रिंस ज़ोलिन ने उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर काम करना है, तो फिर हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। ये लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं, इनको यहीं पर रुकना चाहिए। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि ये लोग प्रिंस ज़ोलिन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे। इसके साथ ही वहाँ पर जो ट्रायल मास्टर होता है वो उनसे फिर से बात करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, तुम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ आपस में बात ही कर रहे हो, क्यों ना मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फन ऐड कर दूं। ऐसे वो वहाँ पर फन ऐड करने का कहता है। वहाँ पर साइड के ऊपर से दो दरवाजे ओपन होते हैं, दरवाजे ओपन होते हैं और वहाँ पर से दो मकड़ियाँ निकल आती है, बहुत ही पावरफुल मकड़ियाँ होती है। वो लोग कहते हैं ये तो मॉन्स्टर्स हैं, इसके तो मॉन्स्टर्स भी हैं। ये सभी लोग पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। प्रिंस ज़ोलिन जो होता है वो सबसे आगे होता है। वो उनसे कह रहे हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रिंस ज़ोलिन यहाँ पर है, देखो मैं इसका क्या करता हूँ। तो उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये थोड़ा बहुत बहादुर तो है ही, वो अपनी तलवार लेकर जाकर मकड़ी के सर के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन मकड़ी को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मकड़ी अपनी टांग के साथ प्रिंस ज़ोलिन पर अटैक करती है जिससे प्रिंस ज़ोलिन पीछे की तरफ गिर जाता है। यहाँ पर मकड़ियाँ दो होती हैं और दोनों मकड़ियाँ काफी ज्यादा पावरफुल होती है। प्रिंस ज़ोलिन भी उन लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मार नहीं पाता क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है। बाकी के सभी लोग घबरा जाते हैं, पीछे की तरफ फाट रहे होते हैं। प्रिंस ज़ोलिन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर टिकट किसका इंतजार करो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ मेरी मदद करो। वो लोग कहते हैं हाँ हमें अपने लीडर की मदद करनी होगी, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। प्रिंस ज़ोलिन की मदद करते हैं। लोग भी अपने वेपन लेकर जब प्रिंस ज़ोलिन की मदद करने के लिए आगे बढ़े होते हैं उसी वक्त वो मकड़ी अपने मुंह के अंदर से पॉइजन फेंक दिया है। वो मकड़ी जब अपने मुंह से पॉइजन फेंकती है तो सभी लोग अपनी आंखों को कवर करते हैं और पीछे की तरफ फटना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं तो अपने मुंह के अंदर से किसी किस्म का पॉइजन फेंक रही है तो हमें यहाँ पर बचना होगा वरना ये हमारी आंखों में पॉइजन डाल देगी। ज़ाओ भाई और हरियाणा दूर खड़े ये सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं। ज़ाओ भाई कहता है कि ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब है, भैया मकड़ी तो सभी लोगों को मार डालेगी। ज़ाओ भाई बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या हरकना चलाकर उसे कहती है उसके वैनम से बचना क्योंकि वो पॉइजन तुम्हारी आंखों से भी जा सकता है। तुम्हारा ज़ाओ भाई से कहता है हाँ ठीक है। भाई बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और वहाँ दूर ही खड़े होकर अपनी तलवार को घुमाते हुए स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में मकड़ी को दो हिस्सों में काट देता है। बाकी ये सभी लोग कोई भी वहाँ पर सब कुछ देख नहीं रहा था क्योंकि वो सभी लोग अपनी आंखें बचा रहे होते हैं कहीं उनकी आंखों के अंदर पॉइजन न चला जाए। ज़ाओ भाई जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है उस मकड़ी के ऊपर तो वो स्ट्राइक जो होती है मकड़ी को काटने के बाद पीछे की तरफ जाती है क्योंकि मेज की दीवारें जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल और चिकनी होती है। तो जो स्ट्राइक होती है वो दीवार के साथ टकराने के बाद पूरी मेज में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। एक दीवार के साथ दूसरी दीवार के साथ बाउंस होते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ प्रिंस एस्टिक को दिखाते हैं। प्रिंस एस्टिक बेचारा रोता हुआ मकड़ी के नीचे गिरा पड़ा होता है और मकड़ी अपना मुंह खोलकर उसको खाने लगती है। उसी वक्त वो स्ट्राइक आगे बढ़ती है और जाकर उस मकड़ी को भी काट देती है। प्रिंस एस्टिक की जान भी यहाँ पर बच चुकी है, वो भी ज़ाओ भाई की स्ट्राइक की वजह से। ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये क्या, ये मकड़ी तो मर गई। इसी के साथ ही थोड़ी देर बाद गार्ड वहाँ पर भागते हुए आ जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्रिंस आपको डरने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बस थोड़ी देर होल्ड ऑन करें। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो एस्टिक उस मकड़ी के सामने खड़ा होता है और मकड़ी मार चुकी होती है। वो सभी लोग से देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं हम लोग कुछ सपना तो नहीं देख रहे। प्रिंस एस्टिक ने एक मॉन्स्टर को मार दिया। प्रिंस एस्टिक इस मॉन्स्टर को लेकर करके अपनी तरफ लेकर आए थे ताकि सभी की जान बचाई जा सके और उसके बाद यहाँ पर लाकर प्रिंस एस्टिक ने इसे फायर कर उसको मार दिया है। प्रिंस एस्टिक अभी तक कमजोर होने का नाटक कर रहे थे लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनमें से एक कहता है क्या तुमने देखा नहीं था जब वहाँ पर ड्रैगन गार्ड आया था, ड्रैगन गार्ड भी प्रिंस एस्टिक की तरफ देखकर वहाँ से डरकर भाग गया था और इसके साथ साथ 5 सेक्रेट बीस्ट थे वो भी इसे देखकर भाग गए थे। इसका मतलब यह है कि प्रिंस एस्टिक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके अंदर जो इनेट पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सभी लोग अब यहाँ पर प्रिंस एस्टिक के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं एस्टिक वाकई में बहुत ही कमाल के इंसान है। हालांकि ये थोड़े से चिड़चिड़े और अड़ियल है लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने लोगों से प्यार करते हैं। वो उसे कहते हैं प्रिंस एस्टिक तुम्हें दोबारा से अपनी पावर्स को हाइड करने की जरूरत नहीं है। मास्टर एस्टिक दोबारा से अपनी पावर्स को हाइड मत करना, हम तुम्हारे साथ है, तुम हमें लीड करो, तुम हमें लीड करो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ मिलकर सेप्टर को ढूंढेंगे, लेवल को पार करेंगे और आगे जाएंगे और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तुम दुनिया के लिए एक हीरो बन जाओगे। ठीक उन सभी की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया फिर भी इन लोगों ने मुझे यहाँ पर हीरो बना दिया है। इसे नेक्स्ट सीन में तीसरे लेवल का दिखाया जाता है। तीसरा लेवल जो होता है जहाँ पर ब्लू डोर के लोग गए थे। ब्लू डोर के लोग यानी कि वो सभी लोग जो कि 7th लेवल से हायर के लोग थे। हाफ किंग को दिखाते हैं अपने बड़े सेक्स को लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तीसरे लेवल की जो बॉस होती है वो उसके बाजू के ऊपर अटैक करते हुए उसका बाजू काट देता है। जो तीसरे लेवल की बॉस होती है वो आइस पावर्स की यूजर होती है। वो आइस पावर को यूज करते हुए अपने बाजू को दोबारा से
जोड़ लेती है और साथ ही अपनी उंगली को किंग के माथे के ऊपर रखती है, जिसके साथ ही ड्वार्फ किंग वहाँ पर पूरे का पूरा आइस में जम जाता है। यहाँ सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने बाकी के जितने लोग होते हैं यानी कि लॉर्ड मिचेल, लॉर्ड हैरिस और उसके साथ एल्फ किंग, उन सभी लोगों को वहाँ पर आइस क्रिस्टल्स में जमा दिया होता है। सभी के सभी वहाँ पर आइस क्रिस्टल बन चुके होते हैं और क्वीन जाकर फिर से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और कहती है ये बंदा जिसकी टांगे बहुत ज्यादा छोटी थी लेकिन इसके बावजूद ये काफी ऊंचा जंप कर सकता था। तो लगा था कि ये सभी बंदे जो कि एम्परर लॉर्ड राम के 7th लेवल से ऊपर के हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग था। पर 4th लेवल की मास्टर पोर्टल के जरिए से बात कर रही होती है। वो आइस क्वीन से कहती है ये क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि तुमने सभी लोगों को मार दिया। अगर तुम सभी को मार दोगी तो मेरे लेवल पर कौन आएगा, तो यहाँ पर मजा करना है। तो आइस क्वीन से कहती है तुम अपने 4th लेवल पर रहो, अगर कोई बच गया तो वहाँ पर पहुंच जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इनमें से कोई बचेगा। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है तुमने सभी के सभी लोगों को यहीं पर मार दिया है, मुझे ये बताओ कि कोई वहाँ पर पहुंचेगा कैसे। अगर ये सभी लोग वहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर मजा करना है। तो क्वीन उसे कहती है बकवास बंद करो, यहाँ पर चिल्ला क्यों रही हो। इन सभी लोगों की जान नहीं ली, बल्कि मैंने सभी लोगों को यहाँ पर टेम्पररी फ्रीज किया, क्योंकि हमारे लॉर्ड ने कहा था कि इन सभी की जान नहीं लेनी, ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। इसी वजह से मैंने फिलहाल के लिए इनकी जान नहीं ली। सभी लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। तो फोर्थ उसे कहती है मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर किसी को मारना है, मुझे किसी के साथ फाइट करनी है। तो ठीक है फिर मैं 2nd लेवल के ऊपर जा रही हूँ। 2nd लेवल के ऊपर वो सभी कमजोर बच्चे जो मेज के अंदर इंटर हुए हैं, मैं वहाँ पर जाऊंगी और जाकर उन सभी को मार डालूंगी, क्योंकि मुझे भी मजा करना है। तुम यहाँ पर अकेले मजा कैसे कर सकती हो। तो आइस क्वीन उसे कहती है अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। 2nd लेवल के ऊपर जाकर उनको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे कमजोर और कचरा लोग वो तो मार चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा। यहीं पर उसके सामने एक बंदा होता है जो कि आइस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद आइस क्रिस्टल से बाहर निकल आता है और उसे कहता है लॉर्ड बिंगलिंग। वो भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है तुम कौन हो। बंदा जो कि आइस क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकलता है उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही नर्वस होने की जरूरत है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बिंगलिंग यानी आइस क्वीन उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है जहाँ पर बहुत सारे टॉप क्लास के प्लेयर्स को मैंने आइस क्रिस्टल्स के अंदर जमा दिया, लेकिन ये बंदा मेरे आइस क्रिस्टल्स को तोड़कर बाहर कैसे निकल आया है। ये बंदा है कौन और यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए क्यों कह रहा है। जब नहीं पता कि ये बंदा कौन है। ये बाकी के सभी लोगों के साथ ट्रायल टेस्ट में इंटर हुआ था। दूसरी तरफ हमें गार्डियन स्पिरिट का सीन दिखाया जाता है। जो गार्डियन स्पिरिट सीक्रेट राम की एंट्री रजिस्ट्रेशन कर रही थी, वो दूसरे स्पिरिट से कहती है यहाँ पर तुम्हें मैसेज दे रही हूँ, एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। एक स्वर्ड गार्ड डालू कॉन्टिनेंट से यहाँ पर सीक्रेट राम के अंदर एंटर हो चुका है। रूकी ग्रुप में इस वक्त 2nd फ्लोर की मेज के ऊपर है। तुम्हें जल्दी से जल्दी लॉर्ड बिंगलिंग को इस बारे में बताना होगा, बिंगलिंग को इस बारे में बताना होगा, ताकि वो यहाँ पर आकर उस लड़के से निमट सके। सेकंड स्पिरिट उसके मैसेज को साइड के ऊपर करते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं उस कमीनी औरत को जाकर ये नहीं कहने वाली कि वो यहाँ पर है आकर एक छोटे से लड़के से निमटे। लगता है कि वो स्वर्ड गार्ड है, मैं उसके साथ खुद ही निमट सकती हूँ। अगर टैलेंट और ब्यूटी की बात की जाए तो मैं हर लिहाज से आइस क्वीन से बहुत ज्यादा खूबसूरत और कमाल की हूँ। सीक्रेट राम बी की जो स्पिरिट मास्टर होती है वो कहती है वो लड़का है जिसके साथ मुझे निमटना है। तो वो सामने की तरफ हमारे ज़ाबाई की तरफ ही देख रही होती है। उसके पास बहुत सारी स्क्रीन होती है जिसमें वो सभी को एनालाइज कर रही होती है। वो कहती है तो ये वो बच्चा है, इसे देखकर ही लगता है कि ये अब नॉर्मल है। देखते हैं कि ये लड़का मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा मजा देता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्शन में बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर वो गेम होती है। तो वहाँ पर मैं लिंजुई ने क्योंकि उस बड़ी सी मकड़ी को मार दिया था, ज़ाबाई ने उस मकड़ी को मार दिया था, वो सभी लोग देख रहे होते हैं। क्योंकि उस वक्त ज़ोली ने उस मकड़ी के सामने खड़ा होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये मकड़ी अचानक से मार कैसे गई, कहीं ऐसा नहीं प्रिंस ज़ोली ने इसको मारा है। प्रिंस ज़ोली ने इस वक्त मकड़ी के सामने खड़ा होता है, मेरा ज़ाबाई इसके पीछे खड़ा होता है। ज़ाबाई कहता है यहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से कोई भी देख नहीं पाया, सभी पॉइजन की वजह से अपनी आंखें बंद किए हुए थे। प्रिंस ज़ोली ने इसको मारा, प्रिंस ज़ोली ने इसको मारा था। प्रिंस ज़ोली वहाँ पर देख रहा होता है, कहता है इसने यहाँ पर इस ब्लैक स्वॉर्ड को यूज करते हुए फिर से इस मकड़ी को मार दिया। मुझे ये ब्लैक स्वॉर्ड लेनी होगी, ब्लैक स्वॉर्ड की मदद से ही मैं ताकतवर बन सकता हूँ। लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जेंटलमैन हमें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है किसने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारकर हमारी हेल्प की है। सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा लीडर योर हाइनेस यानी कि हमारा प्रिंस ज़ोलिन यहाँ पर मौजूद है। प्रिंस ज़ोलिन के होते हुए यहाँ पर और कौन हो सकता है जो कि हमारी जान बचाएगा। अभी ने देखा था कि सबसे पहले जई उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। सभी लोगों से कहता हाँ तो हम सभी लोगों को यहाँ पर पता चल चुका है कि प्रिंस ज़ोलिन ने यहाँ पर इसको मारा है, लेकिन वो नहीं चाहते थे किसी के सामने उनके स्पेशल ट्रिक को रिलीज किया जाए। उनके सीक्रेट टेक्निक को देखे, इसी वजह से उन्होंने धुएं में आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक किया। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अपने ऊपर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग प्रिंस ज़ोलिन की मदद से यहाँ पर 2nd ट्रायल को पास करते हुए 3rd लेवल तक पहुंच सकते हैं। ज़ोलिन वहाँ पर सोच रहा था क्या वाकई में मैंने जो किया है, चलो फिर ठीक है अब यहाँ पर वाई ले लेते हैं। यहीं पर स्पिरिट बी को दिखाती है, वो सब कुछ देख रही होती है। स्पिरिट बी कहती है तो ये लड़का यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है, यानी कि जो अपनी पावर्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था, किसी को इसकी पावर्स के बारे में पता न चले। देखती हूँ कि कब तक ये अपनी पावर्स को छुपा पाता है। मैं सभी के सामने इसकी पावर्स को ले आऊंगी। ये यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करेगा वो भी सभी लोगों के सामने। इसी के साथ ही वो लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। प्रिंस ज़ोलिन आगे होता है, बाकी के सभी लोग उसके पीछे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होना, चलो जल्दी से आगे तरफ चलते जाओ। इसके साथ ही प्रिंस ज़ोलिन रुक जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि कुछ खतरा है, खतरा हमारी तरफ आ रहा है। वो सभी लोग प्रिंस ज़ोलिन की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि हमारा ज़ाबाई आरानिया के साथ चलता हुआ पीछे की तरफ आ रहा था। आरियाना उसे कहती है यहाँ पर सारे का सारा क्रेडिट फिर से प्रिंस ज़ोलिन को क्यों दे दिया। तो हमारा ज़ाबाई से कहता है मुझे लगता है कि ज्यादा मजा आ रहा है, मैं अपनी पावर्स को यहाँ पर छुपा कर रखे हूँ, किसी को मेरी पावर्स के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको मेरी पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो सभी लोग मुझे घूर घूर कर देखना शुरू कर देंगे। इसी के साथ एक बंदा चिल्लाकर उनसे कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या आपस में गप्पे लगा रहे हो, क्या
क्या तुमने सुना नहीं हमारे प्रिंस जूलिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सामने से कोई खतरे की स्मेल आ रही है, तुम सभी लोग खामोश हो जाओ, कभी बात करने की इजाजत नहीं है। तो वो भी अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। इसी के साथ ही हमारा ज़ाओबाई के पाँव के नीचे एक गड्ढा ओपन होता है, खोल होता है, तो हमारा ज़ाओबाई इसके अंदर गिरने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा ज़ाओबाई अपनी टांगे खोलकर उसके दोनों किनारों के ऊपर रख लेता है ताकि उसके अंदर ना गिरे। वो अपनी टांगे खोलकर उसके ऊपर रख लेता है। उसी के साथ ही पीछे वाली दीवार को काटते हुए एक बड़ा सा ब्लेड निकलता है। वो बड़ा सा ब्लेड हमारे ज़ाओबाई को काटने के लिए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तुम्हारा लिंजो कहता है मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर गिरने वाला हूँ, जबकि आरियाना ऊपर ब्लेड की तरफ देखकर चीख मार रही होती है। तो वो ब्लेड नीचे की तरफ गिरता है हमारे ज़ाओबाई की तरफ। फिर भी सोच रही होती है कि अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। हमारा ज़ाओबाई अपनी 2 उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाता है, उस ब्लेड को 2 उंगलियों के साथ ही ब्लॉक कर लेता है और वो आरियाना से कहता है आरियाना खामोश हो जाओ, तुमने सुना नहीं प्रिंस जूलिन ने कहा कि हम सभी को खामोश रहना है। तो वो सभी लोग खामोश रहते हैं। स्पिरिट भी कहती है अच्छा ठीक है चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम मेरे अगले अटैक को कैसे डॉज करने वाले हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे पर और भी ज्यादा अटैक करूंगी। तो इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा अटैक करती है। बहुत सारे ब्लॉक्स निकलते हैं वहाँ पर से, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, मेज को भी कंट्रोल कर सकती है। तो बहुत सारे ब्लॉक्स के साथ वो उसके ऊपर अटैक करती है। ब्लेड होता है वो ज़ाओबाई की उंगलियों के दरमियान होता है क्योंकि उसने ब्लेड को होल्ड करके रखा होता है। साथ ही आसपास से बहुत सारे पत्थर निकल आते हैं जो कि ज़ाओबाई के ऊपर अटैक करने लगे हैं। इसके साथ ही पीछे वो एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ। वहाँ पर धमाके की आवाज आई है। ज़ाओबाई वहाँ पर मिट्टी के पास ही खड़ा होता है, ब्लेड टूट चुका होता है, साथ ही वो सारी की सारी दीवार भी टूट चुकी होती है। ज़ाओबाई और आरियाना वहाँ पर दोनों ही खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पर अचानक से ये क्या हो गया, पीछे ये इतना बड़ा ब्लेड कहाँ से आ गया और ये दीवार अपने आप कैसे टूट गई। सभी लोग सामने की तरफ देख रहे थे। प्रिंस जूलिन ने कहा था कि खतरा आने वाला है, लेकिन यहाँ पर पीछे अचानक से दीवार टूट गई और ये दोनों लड़की लड़का वहाँ पर खड़े हैं। भी वहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से दीवार भी टूट गई और साथ में ब्लेड भी टूट गया। ये लड़का इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। पूरे 150 यानी 150 ब्लोज को सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में हल कर लिया। सभी के सभी ब्लोज को एक ही सेकंड में तोड़ फोड़ कर रख दिया। भी पहले तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो कहती है चलो ठीक है कि तुमने यहाँ पर मुझे अपने आप को मुझसे बचा तो लिया, लेकिन यहाँ पर तुमने मुझे एक कमजोरी बता दिया कि तुम्हारी एक कमजोरी है, पता है कि तुम किसकी बहुत ज्यादा परवाह करते हो। तो वो वहाँ पर आरियाना की बात कर रही होती है। इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सामने की तरफ देखते हो, सामने की तरफ से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। क्योंकि ये लोग एक गमेज की गली के अंदर होते हैं, तो सामने से पत्थर जो आ रहा था इनके पास आगे जाने का रास्ता नहीं होता है, पीछे की तरफ भागना होगा। तो वो सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी से पीछे की तरफ भागो, पीछे जाना होगा। लेकिन पीछे तो दीवार पहले से टूटी थी जिसकी वजह से पीछे का सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तो वो सभी लोग कहते हैं पीछे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग तो इस पत्थर के नीचे आके क्रश हो जाएंगे, अब हम लोग क्या करें। ज़ाओबाई जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है लगता नहीं है कि जूलिन इसको अकेले हैंडल कर पाएगा, मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं उसकी मदद करता हूँ। आरियाना उसे कहती है अच्छा ठीक है उसकी मदद करो, लेकिन अपना ध्यान रखना किसी को पता न चले। ज़ाओबाई भागता प्रिंस जूलिन की तरफ आगे जा रहा था, जबकि बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं ये लड़का भागता हुआ आगे कहाँ पर जा रहा है। प्रिंस जूलिन वहाँ पर अकेले उस पत्थर को संभालेंगे, अगर ये लड़का वहाँ पर जाएगा तो उनको भी डिस्टर्ब करेगा, साथ ही खुद भी मारा जाएगा। ज़ाओबाई भागता हुआ आगे बढ़ता है, तलवार निकालता है और उसे कहता है जूलिन चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, इस पत्थर को मैं तोड़ता हूँ क्योंकि तुम ये नहीं कर पाओगे। जूलिन अभी भी वहाँ पर अपनी तलवार की एनर्जी को रिलीज करते पत्थर के ऊपर अटैक कर रहा है। मानना तो पड़ेगा कि हमारा जूलिन वाकई में एक अच्छा इंसान है, वो हर वक्त किसी न किसी की मदद करने में लगा रहता है। वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए पत्थर के ऊपर अटैक करता है। तो इसी के साथ ही वो ज़ाओबाई की तरफ देखता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता होता है पत्थर को नहीं तोड़ पाएगा। वो ज़ाओबाई की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ पर फाइनली पहुंच गए, जबकि बाकी के सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम हो कौन, यहाँ पर हमारे प्रिंस जूलिन के साथ इतना से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि प्रिंस जूलिन के साथ बात कर सको। कि हमारा ज़ाओबाई वहाँ पर जाने के बाद पीछे की तरफ घूमकर देखता है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर आरियाना की चीख की आवाज आती है। आरियाना उस होल के अंदर गिर जाती है। आरियाना और व्हाइट किटी दोनों ही उसके अंदर गिर जाते हैं। ज़ाओबाई कहता है लगता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर किया है ताकि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और उसके बाद आरियाना वहाँ पर चली जाए। तो हमारा ज़ाओबाई वहीं पर खड़े खड़े पीछे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक होती है क्योंकि हमारा ज़ाओबाई आरियाना के किडनैप होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग है। भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है अब जबकि इस लड़की को मैंने पकड़ लिया तो मुझे पता चल गया कि ये वाकई में तुम्हारी कमजोरी है। अब तुमने यहाँ पर सभी के सामने अपनी रियल स्ट्रेंथ को दिखा दिया है। उसी तरह जो प्रिंस जूलिन होता है वो अभी भी उस स्टोन के ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है मुझे तो लगा था ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये आरियाना की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लगता है कि मुझे इस पत्थर को तोड़ना होगा। वो फिर से एनर्जी को रिलीज करते पत्थर के ऊपर अटैक करता है। ज़ाओबाई वहीं पर खड़े खड़े जब अपनी तलवार को वापस रख रहा होता है अपनी म्यान के अंदर, तो वहीं पर एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पत्थर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद बाकी के सभी लोग कहते हैं क्या तुम लोगों ने देखा प्रिंस जूलिन ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उस बड़े से बोल्डर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रिंस जूलिन बहुत ही पावरफुल इंसान है, उन्होंने यहाँ पर बड़े पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर साथ ही वो ज़ाओबाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेकिन ये छोटा लड़का कौन है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम लोगों ने देखा था कि इसने पीछे की तरफ जो स्ट्राइक लगाई थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इस लड़के के पास स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ तो एक फर्स्ट लेवल के ट्रेनिंग स्वर्ड्समैन के लिए बहुत ज्यादा है, हमें नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग स्वर्ड्समैन है। प्रिंस जूलिन उसे कह रहा होता है प्लीज ज़ाओबाई ऐसे मत करो, तुम आरियाना के लिए इतने ज्यादा प्रिजम्पशियस नहीं हो सकते, तुम्हें यहाँ पर वेट करना होगा। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है मुझे आरियाना को बचाने के लिए जाना है और वो आगे से और कोई भी जवाब नहीं देता, जबकि वो उसे कह रहा होता है मुझे लगता है कि हमें पहले उस सेप्टर को ढूंढना होगा, एक बार सेप्टर को ढूंढ ले उसके बाद आरियाना को ढूंढेंगे।
जाओबाई जाकर उस होल के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से रोशनी दिखाई देती है। वो सभी लोग कहते हैं वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो साथ उसे मैसेज आता है, अगर तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। उसे अपने पास बुला रही होती है। स्पिरिट भी उसे कहती है मेरे पास आ जाओ। साथ ही वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इसके लिए ट्रैप बिछाना होगा, इससे पहले कि ये मेरे तक पहुंचे। मेरे तक पहुंचने से पहले इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं जितना ज्यादा तुम यहाँ पर मेज के सेंटर के करीब आते जाओगे उतनी ज्यादा मेज कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, उतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स यहाँ पर पावरफुल होते जाएंगे। मतलब यह कि तुम जितना ज्यादा मेरे करीब पहुंचोगे तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तक पहुंचने तक तुम आधमरे हो जाओगे और उसके बाद में तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तो जाओबाई वहीं पर खड़े खड़े साइड के ऊपर घूर कर देखता है जहाँ पर उसका कैमरा होता है। वो एक माइक्रो पार्टिकल, एक माइक्रो नैनो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कैमरा की तरह काम करता है। देखकर स्पिरिट भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरे मॉनिटरिंग बेस को कैसे ढूंढ लिया, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है। तुम्हारा साहब इसके मॉनिटरिंग बेस की तरफ देख रहा था। मॉनिटरिंग बेस एक बहुत ही छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी एक आंख होती है, दो पंख भी होते हैं। तो वहाँ पर सामने उड़ रहा होता है। वो कहती है ये एक बहुत ही यूनिक स्पीशीज है। यूनिक स्पीशीज है कि यूलैंड कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी इसको देख नहीं सकता, यानी कि आम आंख के साथ इसको कोई भी नहीं देख सकता। वहीं पर सामने एक मक्खी उड़ रही होती है। तुम्हारा साहब सामने की तरफ एक बहुत ही बारीक स्ट्राइक लगाता है। इतनी बारीक स्ट्राइक होती है कि वो मक्खी को काटते हुए आगे जाकर उसके बीज को भी काट देती है। दोनों के बेचारे के टुकड़े हो जाते हैं। देखने के बाद स्पिरिट बी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये लड़का इतनी बारीक स्ट्राइक कैसे लगा सकता है कि इसने माइक्रो पार्टिकल को भी यहाँ पर दो टुकड़े कर दिया। माइक्रो पार्टिकल जो कि मिट्टी के कण से भी ज्यादा छोटा था को भी इसने यहाँ पर दो टुकड़े कर दिया। ये बहुत ही पावरफुल लड़का है। साहब इसके अटैक करने के बाद अब आगे बढ़ने लगा, जबकि प्रिंस जूलियन उसे कहता है तुम वाकई में वहाँ पर जाना चाहते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जितना ज्यादा तुम मेज के करीब जाओगे वहाँ पर ट्रैप्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तुम वाकई में उन सभी से आगे बढ़ जाओगे। तुम वहाँ पर जाओगे तो अभी तुम यहाँ पर रास्ता भटक जाओगे क्योंकि सामने की तरफ जाते हुए तुम्हें सारी मेज को पार करना होगा। पता नहीं तुम्हें मेज के आगे रास्ता मिलेगा भी या नहीं। साहब उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा। साहब अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो प्रिंस जूलियन चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस मेज की सारी दीवारों को बर्बाद करने वाले हो? इसका मतलब यह है कि तुम स्ट्रेट वहाँ पर पहुंच जाओगे। लेकिन इसी के साथ ही वो खामोश हो जाता है क्योंकि दीवार के ऊपर असर भी नहीं होता, वहाँ पर एक स्क्रैच भी नहीं होता। साहब कहता है ये दीवार तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंस जूलियन सोच रहा होता है लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ दीवार को तोड़ पाएगा। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर इसको अपने दिमाग में इस तरह सोच लिया है कि ये इनविंसिबल है, पर मुझे लगता है कि इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो दीवार को भी नहीं तोड़ पाया। साहब उसकी तरफ देखता है, जबकि वो उसकी तरफ देख रहा है। मेरा साहब कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे सिखाए मूव को यूज करने वाला हूँ। वो कहता है कौन से मूव को यूज करने वाले हो? साहब अपनी तलवार को यूज करता है और कहता है देखो जरा मेरी तलवार भी यहाँ पर आवाज कर रही है। वो अपनी तलवार को वहाँ पर वाइब्रेट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन रोड को यूज कर सकता है। देखा प्रिंस जूलियन बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो ड्रैगन रोड है। नहीं ये ड्रैगन रोड नहीं बल्कि मेरे वाले से बेहतर ड्रैगन रोड है, ये तो एक रियल की ड्रैगन रोड है। साहब जब अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है तो उसकी शेकिंग की वजह से पूरी की पूरी मेज हिल रही होती है। इस बात से प्रिंस जूलियन काफी हैरान होता है और कहता है देखो उसके पास असली का ड्रैगन रिलीज हो रहा है। ड्रैगन रोड बिल्कुल रियल वाली है। तुम्हारा साहब अपनी तलवार में वाइब्रेशंस क्रिएट करने के बाद अब सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है क्योंकि वाइब्रेशंस होने की वजह से हम लोग यहाँ पर किसी भी पावरफुल चीज को भी तोड़ सकते हैं। वाइब्रेशंस वाली जो स्ट्राइक होती है वो सामने वाली दीवार पर पड़ती है तो दीवार के अंदर होल हो जाता है। इस दीवार के साथ होल होने के साथ साथ आगे उसके आगे उससे आगे उससे आगे उससे आगे जहाँ तक सेंटर होता है, जहाँ तक उस स्पिरिट बी का सेंटर होता है वहाँ तक सब कुछ रास्ते में से क्लियर हो जाता है। वहाँ पर एक होल बन जाता है, दीवारों के अंदर रास्ता बन जाता है। तुम्हारा साहब कहता है लो मैंने कर दिया। जूलियन बाकी के सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मॉन्स्टर जो के रास्ते में खड़े होते हैं वो मॉन्स्टर कुछ इंसानों को खा रहे होते हैं। जैसे वो फायर उनके साथ टकराती है तो वो सभी लोग वहीं पर जल जाते हैं। प्रिंस एस्ट्रिक की इस टीम को भी दिखाते हैं। प्रिंस एस्ट्रिक पीछे पीछे होता है और बाकी के सभी लोग आगे आगे भाग रहे होते हैं। सभी लोग उसे कह रहे होते हैं यंग मास्टर एस्ट्रिक प्लीज हमें बचा ले, जबकि एस्ट्रिक उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि प्लीज मुझको मुझे भी यहाँ पर आने दो। एस्ट्रिक जैसी भागता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसी वक्त फायर उसके करीब से गुजरती है और फायर के साथ वो मॉन्स्टर जलकर खाक हो जाता है। जबकि सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रिंस एस्ट्रिक ने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारा है? मॉन्स्टर अचानक से कहाँ पर चला गया? तो प्रिंस एस्ट्रिक उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही तेज भागते हो, अगर तुम लोग पीछे की तरफ देखते हो तो मैं ये सीन दिखाई देता, तुम लोगों ने सीन को मिस कर दिया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर ये कुछ हुआ था? साहब भाई कहता है चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर सारी दीवारें तोड़ दी, सामने मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पर मुझे जाना है। तो साहब भाई कहता है मैं आगे जा रहा हूँ। वो उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूलियन, तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सिखाई थी, ये वाली ट्रिक के लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता हूँ। जूलियन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम। साथ ही वो कह रहा था मैंने तो तुम्हें ट्रिक सिखाई नहीं, तुमने खुद ही सीख लिया। तो साहब भाई भागता हुआ अंदर चला जाता है ताकि वो सीधा वहाँ पर चला जाए स्पिरिट बी के पास। जूलियन उसे कहता है यहाँ पर रुको मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ, क्योंकि वो ब्लैक स्वॉर्ड लेना चाहता है। इसी वजह से वो कहता है मैं ज़ाबाई के पीछे जा रहा हूँ। भागता हुआ ज़ाबाई के पीछे चला जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग सोच रहे थे अब हम लोग क्या करें। वो दोनों तो यहाँ से चले गए और दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनसे कहता है मैं सेंटर के करीब कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि सेंटर के करीब तो बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे। हम लोग यहीं पर रुके और सोल सैप्टर को ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा उसे कहता है मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर सोल सैप्टर को ढूंढना चाहिए या फिर किसी खजाने को ढूंढना चाहिए। इसी के साथ ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। वो लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए कहते हैं नहीं हमें सेंटर के करीब जाना है, उन दोनों के साथ चलते हैं। हमें प्रिंस जूलियन और साथ में लॉर्ड जी ज़ाओबाई उन दोनों के साथ जाना होगा क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर सिर्फ वही दोनों हमें बचा सकते हैं। स्पिरिट भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि इसने दीवार के अंदर होल बना दिया और सीधे सीधा मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लोग उनके साथ
बाद आगे की तरफ भागते हुए आ रही होती है और कहते हैं चलो जल्दी से ज़ाओ भाई की मदद करते हैं आरियाना को बचाने के लिए। वो उस लड़की को बचाने के लिए जा रहे हैं। बीबी जो देखने के बाद काफी हैरान हो रही होती है और कहती है यूलैंड कॉन्टिनेंट के सभी लोग दिखने में तो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग लड़की को बचाने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। ये सभी लोग मेरे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वजह से उस बुढ़ी घुसट ने कहा था कि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्टर को बुलाना चाहिए। साथ ही वो गुस्से के साथ कह दिया नहीं, मैं कभी भी उस कमीनी वाइस क्वीन को यहाँ पर नहीं बुलाने वाली, ये मिशन तो मैं ही पूरा करूंगी। वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है मुझे यहाँ पर इनके लिए और ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करनी होंगी। साथ ही वो सभी मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देती है और कहती है सभी के सभी मॉन्स्टर्स मेरे ऑर्डर को सुनो, अपने जितने भी काम है सभी छोड़कर सभी को सेंटर के करीब पहुंचना होगा। सेंटर के करीब दुश्मन पहुंच रहा है, तुम्हें वहां पर आकर दुश्मन पर अटैक करना होगा। तो सभी मॉन्स्टर वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनको छोड़कर पीछे की तरफ भाग जाते हैं। ये लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये अचानक से क्या हुआ, ये सभी मॉन्स्टर यहाँ पर से फायर छोड़कर पीछे क्यों चले गए हैं। जबकि स्पिरिट बी खुद भी वहाँ पर ऊपर चली आती है जहाँ पर उसने आरियाना को चेन्स के अंदर बांध रखा होता है। वो स्पिरिट चेंज होती है जिसके अंदर उसने आरियाना को बांधा होता है। वो वहाँ पर आने के बाद कहती है मैं यहाँ पर सारे मजे को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मैं इस सब को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं यहाँ पर खुद रहूंगी। बी कहती है मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। यूलैंड कॉन्टिनेंट के ऊपर इतना पावरफुल तो कोई भी नहीं है। ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। साथ ही वो कहती है मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो लड़का जब यहाँ पर पहुंच जाएगा उसके बाद मैं उसकी बॉडी को स्टडी कर सकती हूँ, मैं काफी ज्यादा मजा आएगा। हमारा ज़ाओ भाई उन सभी की टीम में सबसे आगे होता है। वो रास्ते में जितने मॉन्स्टर्स आते हैं वो सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़े होते हैं। लेकिन देख रहा होता है और कहता है रास्ते में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ सभी मॉन्स्टर्स को काटता जा रहा है। इसकी ब्लैक स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। स्वॉर्ड अगर जो मेरे हाथ चढ़ जाती है तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो बाकी सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग तेज तेज आगे बढ़ो। उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग तेज तेज आगे क्यों नहीं बढ़े। तो पीछे की तरफ देखते तो वो सभी लोग वहाँ पर मॉन्स्टर के रिमेन्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई वहाँ पर कोर निकाल रहा था, कोई वहाँ पर हड्डियां निकाल रहा था, कोई वहाँ पर मांस निकाल रहा था। वो सभी लोग कहते देखो जरा मुझे यहाँ पर क्या मिला है। इसकी बॉडी के अंदर जो मैजिकल कोर निकला है जो तो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, ये खजाना है। तो वो सभी लोग वहाँ पर मॉन्स्टर्स के कोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। प्रिंस जूलियन कहता है ये सभी लालची लोग तो यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पहले तो ये कह रहे थे कि उस लड़की को बचाने के लिए हमारा साथ देंगे, चलो छोड़ो इनको, बेवकूफों को यहीं पर रहने देता हूँ, मैं ज़ाओ भाई के पीछे जाता हूँ। तो वो भागता हुआ ज़ाओ भाई के पीछे चला जाता है। इसी तरह प्रिंस एस्टिक अपनी टीम को लेकर आगे की तरफ बढ़ा होता है। तो प्रिंस एस्टिक जो होता है वो सबसे आगे भाग रहा था, जबकि मॉन्स्टर्स उनके पीछे होते हैं। में से कहता है प्रिंस एस्टिक ये मॉन्स्टर हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो प्रिंस एस्टिक कहता है मॉन्स्टर से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कि वो मॉन्स्टर्स इनके पीछे नहीं होते। मॉन्स्टर बेचारे गुस्से के साथ ये सोच रहे होते हैं कि हमें सेंटर की तरफ जाने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये सभी कमीने इंसान हमारे आगे आगे भागने जिसकी वजह से हमें जहाँ पर लेट हो रहा है। कि वो इंसान सोच रहे होते हैं कि ये सभी मॉन्स्टर्स हमारा पीछा कर रहे हैं ताकि हमें पकड़कर खा सके। इसके साथ ही एक का पांव अटकता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वहाँ पर नीचे गिर जाता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अब मॉन्स्टर से खा जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर उसके पास से आके गुजर जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। ठीक है, सभी लोग भी जल्दी से साइड के ऊपर हट जाते हैं। तो मॉन्स्टर उनको अपार करते हुए आगे चले जाते हैं। ये कहते हैं ये क्या अचानक से क्या हुआ, सभी के सभी मॉन्स्टर में छोड़कर चले क्यों गए, इनमें से किसी ने हमारे पर अटैक क्यों नहीं किया। बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन साथ ही प्रिंस एस्टिक को दिखा दिया। प्रिंस एस्टिक सबसे आगे आगे होता है और कहता है क्या तुम्हें पता है हम दो दोस्त जा रहे हो तो भालू हमारे पर अटैक करते तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें तेज भागना चाहिए। लेकिन किससे, हमें तेज बालू से नहीं भागना बल्कि अपने दोस्त से तेज भागना है, क्योंकि हम जब तेज भागेंगे तो बालू हमारे दोस्त को खा जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। प्रिंस एस्टिक यहाँ पर अपने आप को होशियार समझकर भाग रहा था, लेकिन सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि प्रिंस एस्टिक ने फिर से उनकी जान बचा ली। प्रिंस एस्टिक अपने आप को वहाँ पर चारा बनाकर आगे भागने ताकि वो सभी मॉन्स्टर प्रिंस एस्टिक के पीछे जाए, बाकी सभी लोगों की जान बच जाए। पर कुछ ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो प्रिंस एस्टिक यहाँ पर मुफ्त में हीरो बना हुआ है। यहाँ पर सामने पोर्टल होता है, यहाँ पर वो जगह होती है जहाँ पर सेंटर होता है, जहाँ पर व्यू से मिलने वाली है, जहाँ पर हमारा ज़ाओ भाई और प्रिंस जूलियन भी होंगे। जल्दी से भागता हुआ कहता है कि मैं पहुंच गया, बस मैं वहाँ पर पहुंच गया हूँ। ठीक है, सभी लोगों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी, वो भी एक प्रिंस एस्टिक को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक प्रिंस जूलियन, मेरे लिए सभी लोग अपनी जान जरूर देंगे। तो वो भागता हुआ जल्दी से अंदर जाने लगा है। मिलाकर कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले जाने वाला हूँ, प्लीज दोस्तों मुझे माफ कर देना। बाकी ये सभी लोग जो कि पीछे खड़े थे सभी लोग अब रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे प्रिंस एस्टिक जरा देखो मास्टर एस्टिक कितने ज्यादा महान इंसान है, वो यहाँ पर हमें कहने हैं कि वो पहले मरने वाले हैं। सभी को छोड़कर वो आगे चले गए ताकि वो हम सभी लोगों को बचा सके। हमें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और मॉन्स्टर्स को लेकर आगे चले गए, हम सभी लोग बच पाए। मास्टर एस्टिक वाकई में बहुत ही महान इंसान है। उनमें से आधे खुश हो रहे होते हैं और आधे रो रहे होते हैं कि मास्टर एस्टिक ने उनकी जान बचा ली, मास्टर एस्टिक खुद मरने वाले हैं। यहीं पर मेन रूम के दरवाजे के बाहर दिखाते हैं कि बड़ा सा बियर मॉन्स्टर दरवाजे को ब्लॉक करके खड़ा होता है। तो उसी वक्त उसकी बॉडी के ऊपर एक क्रॉस इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से हमारा ज़ाओ भाई इसको काट कर दो हिस्सों में काट देता है और उसके बाद अंदर आ जाता है। ज़ाओ भाई अंदर आने के बाद सामने की तरफ देखता है, सामने आरियाना होती है। आरियाना को एक स्पिरिट चेंज के अंदर बांधा गया होता है और उसके सामने स्पिरिट बी भी होती है। वो उसे कहती है फाइनली लड़के तुम यहाँ पर आ ही गए हो। लेकिन साथ ही वो उसे कहती है तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए हो, तो अगर तुम अपनी लड़की को बचाना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर, जैसे वो यहाँ पर कोई कंडीशन रखने लगती है, हमारा ज़ाओ भाई इसके पास जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी पंच के साथ स्पिरिट बी जो होती है उड़ती हुई ऊपर वाली दीवार के साथ टकराती है और जहाँ ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरती है। प्रिंस जूलियन भी भागता वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है ज़ाओ भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मुझे बताओ कि वहाँ पर मेन बॉस कहाँ पर है। प्रिंस जूलियन जैसे वहाँ पर आता है देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं
नहीं है, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई ना कोई बॉस मॉन्स्टर होगा। ज़ाओबाई अपनी तलवार को घुमाते हुए उन स्पिरिट चेंज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस स्पिरिट चेंज को तोड़ नहीं पाता। ये देखने के बाद स्पिरिट भी फिर से उनका खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, बेवकूफ लड़के कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सीक्रेट रोब्स को इतनी आसानी के साथ तोड़ सकते हो? इन सीक्रेट रोब्स को यहाँ की नोबल स्पिरिट जो कि स्पिरिट बी की गार्डियन है उसने यहाँ पर बनाया, तुम इनको अपनी ब्रोकन स्वर्ड के साथ इतनी आसानी के साथ नहीं बना पाओ, तोड़ पाओ। प्रिंस ज़ोलिन उसकी तरफ देखने के बाद कहता है, ये क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तो वो स्पिरिट उन लोगों से कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर एक स्नीक अटैक करके सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ मेरे जैसे एक स्पिरिट गार्डियन की जान ले सकते हो? यहाँ पर पूरे के पूरे सेकंड स्टेज की गार्डियन स्पिरिट हो, तुम लोग मुझे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। तुम्हारा ज़ाओबाई से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर मुझे अपनी तलवार को यूज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे सर के ऊपर पंचेस मारने चाहिए। तो अपनी तलवार को अपनी ज़ोलिन की तरफ फेंक देता और कहता है, मेरी तलवार को संभाल कर रखो। वो उसे कहता है, जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मुझे मेरी तलवार दे देना। प्रिंस ज़ोलिन जो होता है वो तलवार की तरफ देखकर पहले तो हैरान होता है, फिर साथ ही वो खुश हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी तलवार को संभाल कर रखूंगा। अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है, मेरे हाथ में तलवार चढ़ गई है, ऐसी तलवार को तो हासिल करना चाहता था, इस तलवार की मदद से अब देखना मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और वो तलवार के साथ ही चिपक जाता है और उसे प्यार करना शुरू कर देता है और कहता है, ये तलवार बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसमें हमेशा संभाल कर रखूंगा। स्पिरिट बी जो होती है वो हंसना शुरू कर देती है और लिंजी से कहती है, तुम लोग तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा हंसा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे हंसा कर मारने वाले हो। लड़के क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेयर हैंड्स के साथ मेरे सर के ऊपर पंचेस मारकर मुझे मार सकते हो? स्पिरिट उनके सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि इस सीक्रेट राम के अंदर जहाँ की मैं गार्डियन हूँ, कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, स्पेशली मेरे सर के ऊपर तो कोई भी अटैक नहीं कर सकता। और तुम्हें लगा था कि तुम सारे मेरे सर के ऊपर पंचेस मार सकते हो। के साथ उन्हें साइड के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है, वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब कौन आ रहा है। वहाँ पर ओपनिंग की तरफ सभी लोग देखते हैं, वहाँ पर से प्रिंस एस्ट्रिक भागता हुआ आ रहा था, वो चिल्लाता हुआ भागता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था, बेचारा रो रहा था और नाक भी बहरी होती है। कहता है, ये क्या, यहाँ पर मैं अकेला रह चुका हूँ, पीछे तो कोई भी नहीं है, सभी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो जैसे वो भागता अंदर आता है, हमारा ज़ाओबाई कहता है, ये तो वही है प्रिंस एस्ट्रिक। प्रिंस एस्ट्रिक जैसी ओपनिंग से अंदर एंटर होता है, अंदर होने के बाद सामने की तरफ देखता और कहता है, ये तो वही लड़का ज़ाओबाई और उसके साथ आरियाना है। आरियाना के सामने एक जबरदस्त एंट्री मारनी होगी, मैं यहाँ पर नर्वस नहीं हो सकता। तो वहीं पर भागते भागते एक स्पेशल शेप देता है, अपने आप को फ्लिप करने लगा है। तो वो कहता है कि मुझे यहीं पर से फ्लिप करते हुए एक जबरदस्त हीरो वाली एंट्री मारनी होगी। इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे मुझे करना है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है, इसी के साथ ही अपनी बॉडी को कहता है 2 बार रोल करना है और उसके बाद नीचे लैंडिंग करनी है। जैसे ऊपर की तरफ जंप करने के बाद 2 बार रोल करने के बाद जब नीचे की तरफ लैंडिंग करने लगता है, उस वक्त उसका सर नीचे की तरफ होता है, उसका सर सीधा जाकर स्पिरिट के सर के साथ टकराता है। यहीं पर दूसरी तरफ हमें थर्ड लेवल का सीन भी दिखाते हैं। थर्ड लेवल के ऊपर इविल लॉर्ड 1 जो होता है, गार्डियन स्पिरिट आइस क्वीन को बता रहा था, वो से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की सिचुएशन क्या है? पर 3 टॉप नॉच के प्लेयर्स आ चुके हैं, वो तीनों प्लेयर्स बहुत ही पावरफुल है और तीनों के पास स्पेशल पावर्स हैं। आइस क्वीन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही थी कि हमारे लॉर्ड ने यहाँ पर 2 पोर्टल्स को सेटअप किया था टेस्ट देने वालों के लिए, लेकिन उस लड़के ने वहाँ पर उस पोर्टल को जबरदस्ती ओपन कर दिया और उसके बाद वहाँ पर उसके पीछे पीछे एक और लड़का घुस गया। मुझे लगता है कि ये तीनों ही लड़के बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी के साथ ही उसे कहती, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ कि सेकंड राउंड के अंदर क्या हो रहा है। तो वो उसे कहती है, सेकंड राउंड के जो गार्डियन भी है वो एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन है, उसको हराना इतना भी आसान नहीं है। वहाँ पर उसके सामने वीडियो को ऑन करती है, वीडियो को ऑन करने के साथ उसे दूसरी राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस्ट्रिक फ्लिप करते हुए सीधा उसका सर जाकर स्पिरिट बी के सर के साथ टकराता है। तो स्पिरिट बी के जो कोर होता है वो उसके सर के अंदर होता है। हालांकि प्रिंस एस्ट्रिक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आइस क्वीन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बद्दी शक्ल वाला इंसान सर के साथ स्पिरिट बी की कोर को इतनी बुरी तरह से नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? कि ये लड़का वाकई में एक बहुत बड़ा मास्टर है, लेकिन अपनी पावर्स को छुपा रहा है। एस्ट्रिक बेचारा उसके साथ अपना सर टकराने के बाद जोर जोर से चिल्ला रहा था और साथ ही रोना शुरू कर देता और कहता है, कमीनी कहेंगी तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई हो? मेरी वजह से मेरे सर में चोट लगी और मेरी हीरो वाली लैंडिंग भी यहाँ पर कैंसिल हो गई है। इसके साथ ही हमारा ज़ाओबाई पीछे से निकलता है और आस्ता इसकी आवाज में से कहता है, यही वो मास्टर जो कि पूरे की पूरी मेज को कंट्रोल करती है, यानी कि ये सेकंड राउंड की स्पिरिट गार्डियन है। सुनने के बाद प्रिंस एस्ट्रिक बेचारा चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा? वो स्पिरिट बी से कहता है, क्या तुम्हारा सर ठीक है, कहीं मैंने तुम्हें जोर से तो नहीं मार दिया? स्पिरिट गार्डियन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने वाकई में बहुत ही अच्छी चाल चली, तुमने मेरे पास स्नीक अटैक किया, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी हूँ। चलो देखते हैं कि तुम लोग मेरे हाथ से कैसे बच पाते हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर वेकनिंग पावर्स को यूज कर दिया, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर बहुत सारी तलवारें बन जाती हैं और सभी तलवारों के साथ इनके ऊपर अटैक करने लगी और प्रिंस एस्ट्रिक के ऊपर सारी की सारी तलवारें फेंक देती है। प्रिंस एस्ट्रिक बड़ी स्पीड से भागता हुआ पीछे की तरफ हमारे ज़ाओबाई की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि स्पिरिट वहाँ पर सोच रही होती है, सर बुरी तरह से चकरा रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने निशाने को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और इस पिद्दी से भद्दी शक्ल वाले लड़के को नहीं मार पा रही। दूसरी तरफ प्रिंस ज़ोलिन को दिखाते हैं कि अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है, जबकि मुझे मेरी तलवार मिल चुकी है, ब्लैक स्वॉर्ड मेरे पास है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। प्रिंस एस्ट्रिक जैसे वहाँ जाने लगता है, उसके सामने बहुत सारे बियर मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं, वो एक दीवार बनाकर खड़े होते हैं। हमारा जो प्रिंस ज़ोलिन होता है वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ज़ोलिन कहता है, तुम सभी लोग चाहे मेरे सोच। प्रिंस ज़ोलिन अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, अगर तुम सभी यहाँ पर भी होते तब भी तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम सभी लोग तो सिर्फ चंद मॉन्स्टर्स हो। चलो देखते मैं कैसा रास्ता क्लियर करता हूँ। अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ एक बियर मॉन्स्टर के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से प्रिंस ज़ोलिन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पीछे गिरता है और साथ ही उसके हाथ से तलवार उड़ती हुई हमारे ज़ाओबाई के पास चली जाती है। ज़ाओबाई अपनी तलवार
तलवार को पकड़ता है और उसे कहता है ज़ोलिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने टाइम के ऊपर मुझे तलवार दे दी। क्योंकि प्रिंस ज़ोलिन ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद कहता है यहाँ पर हुआ क्या, मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी तलवार को यूज करने की ताकि मैं अपनी पावर्स को शो ऑफ करवा सकूं, लेकिन वो तलवार मेरे हाथ में काम ही नहीं की। उसने पहले मेरे पर अटैक करके मुझे पीछे गिरा दिया। स्पिरिट भी वहाँ पर बहुत सारी तलवारें बना लेती है और कहती है अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम में से कोई भी यहाँ पर इस अटैक को अवॉइड करके यहाँ से निकल नहीं पाएगा। पूरे का पूरा सेकंड राउंड इस वक्त मेरे कंट्रोल में, मैं जो चाहे यहाँ पर कर सकती हूँ, मैं जितनी तलवारें बनानी चाहूँ उतनी बना सकती हूँ। साहब से कहता है जबकि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ की बजाय क्वांटिटी को यूज करने वाले हो, तो फिर मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को यूज करने वाला हूँ। साहब वहीं पर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है और उसकी तलवार साइज में इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी उसकी तलवार जो होती है वो एनर्जी से बनी होती है और उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पूरे के पूरे मेन सिटी से भी बाहर निकल जाता है। के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है हमारे पास एक बहुत ही बड़ी तलवार है, लेकिन बड़ी तलवार होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे हरा भी पाए। मेरी तरफ देखो मेरे पास क्या है। उसके पास एक तरफ फायर की स्वर्ड्स होती है, दूसरी तरफ आइस की स्वर्ड्स होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर फायर और आइस स्वर्ड्स के साथ एक फॉर्मेशन बना सकती हूँ और अपनी तलवारों के साथ मारा ज़ाबाई के ऊपर सेम टाइम के ऊपर अटैक करती है। मारा ज़ाबाई अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ जबरदस्त प्रेशर निकलता है और सामने की तरफ जितनी भी तलवारें होती है स्पिरिट बी ने बनाई होती है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पिरिट बी भी इसके साथ एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही ग्राउंड के अंदर एक बहुत ही लंबी लकीर बन जाती है, यानी कि ग्राउंड के अंदर बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है जहाँ तक उसकी स्ट्राइक की पावर जाती है। उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पर सामने इसका काफी बड़ा हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी के साथ स्पिरिट को दिखाते हैं कि वो ग्राउंड के अंदर से बाहर निकल रही होती है और उसे कहती है तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डरा दिया था, मुझे लगा था कि तुम्हारी स्ट्राइक इतनी पावरफुल है कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के 2 टुकड़े कर दोगे, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके सामने खड़ी होकर वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और अपनी बढ़ाई कर रही होती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही पीछे का सीन दिखाते हैं, उस बेचारे के पीछे के सारे कपड़े फट चुके होते हैं। वहाँ पर जोर जोर से हंस रही होती है। उसी वक्त उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक होती है तो वो जल्दी से साइड के ऊपर हटते हुए स्ट्राइक को अवॉइड करती है। तुम्हारा ज़ाबाई फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करने वाला। अगर दोबारा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो इस बार जो स्ट्राइक होगी वो मिस नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस बात से स्पिरिट भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लड़का यहाँ पर वाकई में कोई मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई में सीरियस हो चुका है, लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। तो वो अपने पजामे कोई झंडा बनाते हुए उसके सामने करते हुए कहती है हम लोग यहाँ पर आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में सुलह कर ले, क्योंकि वैसे मैं तो एक गार्डियन स्पिरिट हूँ, मेरा काम यहाँ पर गार्ड करना है। चलो ठीक है हम लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। हमारा ज़ाबाई से कहता है मेरी दोस्त कहाँ पर है। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंस एस्ट्रिक और इसके साथ साथ प्रिंस ज़ोलिन वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर कह रहा है कि हरियाणा कहाँ पर है जबकि हरियाणा तो यहाँ पर है। इनमें से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। एस्ट्रिको से कहता है क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा कि हरियाणा हमारे सेम पीछे खड़ी है। स्पिरिट उसे कहती है अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तुम्हें जाकर अपनी दोस्त के नीचे खड़ा होना होगा, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाओ और उसी के साथ ही तुम अपनी दोस्त को बचा सकते हो, वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाएगी। सही इसका छोटा सा फंडा है। तुम्हारा ज़ाबाई इसकी बात सुनने के बाद जल्दी से जंप करते फॉर्मेशन प्लेट के ऊपर जाता है और वहाँ पर हरियाणा के नीचे खड़े होकर अपनी तलवार को हरियाणा के गले के अंदर दंसा देता है। ज़ाबाई अपनी तलवार को उसकी गर्दन के अंदर दंसाता है। देखने के बाद प्रिंस एस्ट्रिक और ज़ोलिन दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हरियाणा के गले के अंदर तलवार दंसने के बाद वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है। वो एक बड़ा सा पूप मॉन्स्टर बन जाती है। एक ट्रैप था जो कि अगर ज़ाबाई वहाँ पर नीचे खड़ा होता तो वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर ज़ाबाई को खा जाता। इसके साथ ही प्रिंस एस्ट्रिक चिल्लाकर कहता है ये क्या हरियाणा बड़े से पूप में कैसे चेंज हो गई। तो हमारा ज़ोलिन उसे चिल्लाकर कहता है बकवास बंद करो, वो हरियाणा नहीं वो था ही पूप मॉन्स्टर। तो अब हमारी स्पिरिट अभी से घबरा जाती है और उसे कहती है प्लीज प्लीज यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना, मैं यहाँ पर तुम्हारी दोस्त को भी बाहर निकाल कर लाती हूँ। इसी के साथ ही वो वहाँ पर से सिलेंडर को वहाँ से बाहर निकालती है जो ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है। वो उसे कहती है क्या तुम देख रहे हो तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ज़ाबाई उसे कहता है चलो जल्दी से उसे बाहर निकालो। स्पिरिट उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अंदर जाती हूँ, जाकर उसको क्वांटाई करके बाहर लेकर आती हूँ, तुम बस यहीं पर रुको मेरा इंतजार करो। तो वो जल्दी से जाती है, दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। जाने के साथ ही वो अपने पास एक लॉक निकाल के दरवाजे को अंदर वाली साइड से ताला लगा देती है। ये देखने के बाद प्रिंस एस्ट्रिक कहता है तुम्हें क्या पता है, क्या लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है। एस्ट्रिक उसे कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्पिरिट यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ बुरा करने वाली है। इसके साथ स्पिरिट अंदर जाकर अंदर से लॉक लगाने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर इस बात के बाद बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है कि तुमने यहाँ पर मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, यहाँ पर मुझे अंदर ही क्यों आने दिया और इस लड़की को खोलने के लिए यहाँ पर क्यों भेजा है, क्योंकि मैंने इसको अंदर से लॉक लगा दिया। इसका मतलब यह है कि तुम इसे बाहर से नहीं तोड़ सकते। क्या तुम्हें पता है कि इसके शीशे को किससे बनाया गया, इसे गोल्डन कर्टन ऑफ गॉड से बनाया गया है। इसे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काट सके, तुम इसको बिल्कुल भी नहीं काट सकते, बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ज़ाबाई उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा पीटने वाला हूँ कि तुम मर जाओगी। क्योंकि वो स्पिरिट उसे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पीट सकते हो तो फिर ठीक है अंदर आकर दिखाओ, इसको तोड़कर अंदर आ जाओ और उसके बाद मुझे पकड़कर जितना पीटना है पीट लेना। वो इसे कहता है तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जबकि प्रिंस उसे कहता है, प्रिंस ज़ोलिन उसे कहता है अगर ये वाकई में लेजेंडरी गोल्डन कर्टन ऑफ गॉड है तो उसका मतलब यह है कि इसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बारे में सुना है कि ये बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी दुनिया के ऊपर भी एक तरह का एक टुकड़ा मौजूद है, गोल्डन कर्टन ऑफ गॉड के टुकड़े को नेशनल ट्रेजरी को गार्ड करने के लिए रखा गया है, उस किंगडम की ट्रेजरी को गार्ड करने के लिए जहाँ पर अब कोई भी नहीं जा सकता। इस कर्टन ऑफ गॉड को कोई भी तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रेजरी
ट्रेजरी के अंदर से खजाना लेकर आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वजह से इसे टॉप सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर वाकई में ये गोल्डन कर्टन ऑफ गार्ड उस गोल्डन कर्टन ऑफ गार्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी फार्म बहुत ज्यादा प्योर है। तुम्हारा ज़ाबोई इसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। कर्टन ऑफ गार्ड से बने हुए शीशे के ऊपर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते। इसके साथ स्पिरिट उसे कहते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली साइड से ही खोला जा सकता है, क्योंकि बाहर वाली साइड से इसके ऊपर अटैक करके चाहे कितना ही अटैक क्यों ना कर लो तुम इसे ओपन नहीं कर सकते। इसी उसे ये वाली बात बता रही होती है। उसी वक्त हमारे ज़ाबोई का जो व्हाइट टाइगर होता है वो अपने साइज को बड़ा करता है और उसके पीछे खड़ा होता है। ये देखने के बाद प्रिंस एस्टी को ज़ूलिन काफी हैरान होती है। ज़ाबोई कहता है हाँ ये तो मेरा किटी है। किटी वहाँ पर अपने साइज को बड़ा करता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है कि दोबारा उसे साइज बड़ा करने का मौका मिल रहा है। जबकि वो स्पिरिट जो होती है उन सभी के चेहरे देखकर कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे ट्रिक देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं जल्दी से घबराकर पीछे की तरफ देखूंगी, मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। साथ ही जब वो पीछे देखती है तो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसी वक्त व्हाइट टाइगर उसके ऊपर अटैक करने लगा। वो चिल्लाकर कह दिया अब ये बड़ा सा बिल्ला कहाँ से आ गया। तुम्हारा व्हाइट टाइगर जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी पंच के साथ नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लोग उस कर्टन का गार्ड से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद अपने पास से सेप्टर निकालते हैं, उनके सामने करते हुए कह दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑफेंड किया है, मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहती हूँ। ये लो ये सेप्टर ऑफ किंग है, मदद से तुम लोग तीसरे लेवल तक जा सकते हो। तुम लोगों ने इस ट्रायल को पास कर लिया है। ना आगे बढ़ती हो जाकर उसकी गाल खींचते हुए कहती है इसका मतलब यह है कि ये सेप्टर ऑफ किंग ये तुम्हारे पास छुपा हुआ था, तुमने इसको अपने पास रखा हुआ था और बाकी ये सभी लोगों को मेज के अंदर भेज दिया ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर सेप्टर को ढूंढे। सेप्टर वहाँ पर था ही नहीं। इसका मतलब यही है कि तुम हम सभी लोगों को वहाँ पर मेज के अंदर मरवाना चाहती थी। स्पिरिट यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए उन सभी के सामने अपने खजाने का ढेर लगा देती है और कहती है ये लो ये ट्रेजर है, मैंने अपनी सारी जिंदगी में यहाँ पर बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया, मुझे खजाना इकट्ठा करने का शौक था, तुम इनमें से जो भी खजाना लेना चाहो तुम वो ले सकते हो, तुम सभी लोगों के लिए इसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। सभी लोग खजाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एस्टी कहता है क्या वाकई में ये सारे का सारा खजाना तुम्हारा है, इतना खजाना अगर हमें मिल जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जबकि हमारा ज़ाबोई सोच रहा होता है क्या वाकई में हम लोग इसमें से जो चाहे वो ले सकते हैं। स्पिरिट उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर इसको उठा सकते हो तो तुम सारे का सारा उठा सकते हो, तुम यहाँ से जितना उठा सकते हो उतना उठा लो, सारे का सारा खजाना तुम्हारा हुआ। वो अंदर से सोच रही होती है तुम लोगों की सारी जिंदगी लग जाएगी यहाँ पर तुम अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों के साथ कितने खजाना उठा लोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एक या दो चीजों से ज्यादा उठा सकते हो, मेरे पास बहुत सारा खजाना है। ज़ाबोई अपने हाथ के ऊपर लगे हुए ब्रेसलेट की तरफ देखता और कहता है लेकिन गार्ड ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था जो कि उसे एंशियंट सिटी से मिला था, तो मुझे लगता है कि अब इसे यूज करने का वक्त आ चुका है, मैंने इसको पहले कभी यूज नहीं किया, चलो देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। उसके बाद लगे हुए बटन को दबाता है, जैसे वो बटन को दबाता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। वो एनर्जी जो होती है सामने की तरफ से सक कर रही होती है, सामने जितना खजाना पड़ा होता है वो सारे का सारा उड़ता हुआ स्टोरेज रिंग की तरफ आना स्टार्ट होता है और उसकी सारी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। जबकि स्पिरिट भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है रुक जाओ तुम लुटेरे कहीं के, तुम दिन दिहाड़े यहाँ पर मुझे लूट रहे हो, मैंने सिर्फ दो चार चीजें उठाने का कहा था। भागती हुई जैसे आगे बढ़ती है तो वो भी हमारे ज़ाबोई की स्पिरिट स्टोरेज रिंग के अंदर चली जाती है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पर से तो खजाना भी चला गया और साथ में स्पिरिट भी चली गया, अब हम लोग क्या करेंगे। अब कुछ उठाने के बाद हमारा ज़ाबोई सभी की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि इस ब्रेसलेट को इस्तेमाल करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो सभी लोग गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर इतना सारा खजाना था, हमने यहाँ पर इनमें से एक भी चीज को नहीं उठाया और तुमने सारे का सारा ले लिया, सारे का सारा खजाना हमसे लूट लिया है। पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आइस क्वीन होती है। आइस क्वीन इन सभी को एनालाइज करने के बाद अपने नतीजे पर पहुंच दिया। आइस क्वीन प्रिंस एस्टी के बारे में बताती है और कहती है बंदा अपनी बहादुरी और डिटर्मिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि ये अपनी जान को दांव पर लगाकर वहाँ पर स्पिरिट बी के सर के ऊपर हिट किया था, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को उसके ऊपर एडवांटेज मिला। ये एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस बंदे की डेथ डिफाइंग स्टाइल से बचना होगा, क्योंकि ये किसी वक्त भी कोई भी फ्लिप कर मेरे सर के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। फिर साथ ही वो ज़ूलिन की तरफ दिखाते और कहती है ये बंदा ये एक मैजेस्टिक हीरो की तरह है कि ये बहुत ज्यादा बहादुर है, अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और ऊपर से इसने वेपन टाइम के ऊपर ज़ाबोई के हाथ में दिया था। टाइम के ऊपर वो वेपन ज़ाबोई के हाथ में नहीं देता तो ज़ाबोई कभी भी स्पिरिट बी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसका मतलब यह है कि हमें इससे बचना होगा। इसके पास अपनी स्टोरेज के अंदर जो वेपन है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, पास और भी बहुत सारे वेपन हो सकते हैं। खासके ऊपर वो कहती है सबसे ज्यादा ये वाला बच्चा खतरनाक है, जिसकी पावर्स अनइमेजिनेबल है। ये बच्चा दिखने में बहुत ज्यादा मासूम है लेकिन इसकी मास्टर प्लानिंग है, ये सारी की सारी प्लानिंग इसी की है और बाकी के दोनों दोस्त इसको यहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं। ये लड़का बहुत ज्यादा समझदार है, इससे पहले से पता था कि वहाँ पर गोल्डन कर्टन ऑफ गार्ड को यूज किया जाएगा, इसी वजह से उसने लड़की के साथ अपने स्पिरिट बीस्ट को पहले से साइज में छोटा करके भेज दिया था। और जैसे उसने स्पिरिट बी ने अंदर से लॉक लगाया तो उसी वक्त व्हाइट टाइगर अंदर से साइज में बड़ा होकर उसने अंदर वाली साइड से कर्टन ऑफ गार्ड को खोल दिया। तो मतलब यह कि ये लड़का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, तो मुझे बस इन तीनों से बचना होगा, बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर मच्छर मक्खियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वाइस क्वीन कहती है कि अब जबकि मैंने तुम्हें अच्छे से स्टडी कर लिया तो तुम सभी लोग यहाँ पर आ सकते हो और साथ ही उन सभी लोगों को वहाँ पर आने का इशारा करती है, यानी कि वहाँ पर वो सीक्रेट रूम को ओपन करने वाली है। ये सभी लोग तीसरे लेवल में पहुंच जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।